अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी जा रही है आपकी तैयारी? जनाब, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, इसकी रीजंस क्या है। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये है पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन, और पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे जो ठीक तरीका है ना, वो आज मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है? वो जनाब ये है कि जब भी कोई पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है। अगर आपने एक बात याद रखनी है, मेरी बात बड़े गौर से सुने। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन के अंदर नहीं लिख रहे हैं, देन यू आर आउट ऑफ द गेम। आपको याद होगा 2022 के अंदर जो रिजल्ट आया था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर फेल इन, किस में होते फेल? इन पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या थी कि हमें पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक का नहीं पता। तो वो टेक्निक क्या है? वो यही है, करंट अफेयर में और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना होता है पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। ठीक है, और करंट अफेयर्स में आपने डायरेक्ट जो है ना करंट बात करनी होती है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, देखेंगे पॉलिटिकल क्राइसिस के पीछे बैकग्राउंड क्या है, आखिरकार ये क्यों इतना लंबा जो क्राइसिस नजर आ रहा है। वो हम 2000 से स्टार्ट होंगे, अगर मतलब हम सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस आज हमें नजर आ रहा है ना, उसकी जो रीजंस है ना, वो 2000 से स्टार्ट होती हैं, जब मुशर्रफ का जो एरा आया था। फिर हम देखेंगे उसके फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, फिर हम उसके देखेंगे उसकी इंप्लीकेशंस हमें क्या नजर आ रही हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो क्या है। अच्छा, ये हमने देख लिया, फिर हमने उसको कुछ सोल्यूशंस भी बताने हैं। ठीक है, सोल्यूशन बताने के बाद हमने कंक्लूड करना है, राइट। तो इसमें मैं 2 से 3 बुक्स भी आपको रेकमेंड करूंगा जो आपने एज ए रेफरेंस यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद कुछ कोटेशंस होगी, ये तमाम चीज़ें होगी। क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। ये देखिए जी, आपने पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और सबसे पहले आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर आपसे मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूँ, आपको मुशर्रफ का दौर याद होगा कि मुशर्रफ ने जब रजीम आई थी तो उसके दौर में सबसे पहले जो चीज़ हुई थी ना, वो 2007 के अंदर जब मुशर्रफ ने एमरजेंसी को इम्पोज कर दिया था, उसकी वजह से चीज़ें जो थी ना वो मजीद डिस्टेबलाइज हुई थी। और उसके नतीजे में हमें क्या नजर आता है? उसके नतीजे में हमें लॉयड मूवमेंट नजर आती है जो 2007 से 2008 तक चलती है, जिसकी वजह से जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी वो टॉपर डाउन हो गई थी। ठीक है, और यही इसकी रीज़न थी, लॉयर्स मूवमेंट। चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार थे उस वक्त। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, और आपको वो वक्त याद होगा कि जब इलेक्शंस का ऐलान होता है तो बेनज़ीर की असैसिनेशन हो जाती है। ठीक है, और उसके साथ एक लाल मस्जिद एपिसोड जो है वो नजर आता है, जिसमें हमें टेररिज्म नजर आती है। आपको अगर थोड़ा सा वो वक्त याद हो तो यकीनन आप उस वक्त स्कूल में पढ़ते होंगे। भाई, मैं तो स्कूल में पढ़ता था, मुझे याद है कि मैं जब ये न्यूज़ आई ना कि बेनज़ीर की असैसिनेशन हो गई है, तो मुझे पापा ने मना कर दिया कि बेटा आज तूने बैठ नहीं आना। वैसे भी मैं नहीं जाता था, तो बहरहाल ये वो वक्त था। ठीक है, उस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामे में से सिर्फ ये नहीं था, उसी साल में एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसे लाल मस्जिद का इवेंट कहते हैं, जिसमें तालिबान डायरेक्ट जो थे ना वो इनकलकेट थे। ठीक है, और लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर लाल मस्जिद है, जिसमें उनकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे जो है ना इस्लामाबाद के अंदर नाफिज किया जाए, इस्लाम को, शरीयत को जो है ना वो नाफिज किया जाए, और जितने भी ऐसे जो गैर शरीयती काम हो रहे हैं उनको जो है ना वो ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो बहरहाल ये हुआ कि उन्होंने असला स्टोर कर लिया लाल मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर वो बैठ के जो थे ना वो तालिबान लड़ने लग गए, और जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि फिर वो एजेंसीज आई और उन्होंने इसको जो है ना वो कंट्रोल किया। कमांडोज का बहुत बड़ा एक जो है ना वहाँ पे एक्शन होता है, और एक एपिसोड होने के बाद मतलब ये वो एपिसोड थे जिसमें हमें साफ नजर आ रहा था कि टेररिज्म हो रही है, बेनज़ीर का असैसिनेशन कर दिया गया। किसने किया? सबको पता है। क्वेश्चन पे आओ। अच्छा जनाब, ये 2 एपिसोड्स होने की वजह से हमें जो चीज़ें रिजल्ट में नजर आती है ना, वो सबसे पहले क्या होती है, वो आपने ट्रायंगल बना के इस तरह बता देना है। उसके नतीजे में सिक्योरिटी क्राइसिस होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, और साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ना वो जन्म लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वक्त आगे गया, ये मैं टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2013 की बात है। 2013 में जो इलेक्शंस होते हैं वो इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल थे, और उसके नतीजे में जो है ना वो 126 दिनों का धरना होता है, जिसमें जो अपोजिशन पार्टी थी इमरान खान की तहरीक इंसाफ की पार्टी, उन्होंने कहा जनाब कि ये तो इलेक्शन एक फ्रॉड है, ये रिग इलेक्शंस हैं, और उसने जो है ना वो इस बात पर धरना दे दिया था। अच्छा जनाब, 2016 में क्या होता है कि पनामा केस आता है। पनामा केस की वजह से जो है वो PMLN की गवर्नमेंट निकाल दी जाती है, डिसमिस कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो फिर एक जो है वो खकान अब्बासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद 2018 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और एक कोalition गवर्नमेंट बनाई जाती है। जी हाँ, कोalition गवर्नमेंट। आपको पता है कि फिर जहांगीर तरीन का त्यारा उड़ता है और MQM को कराची में पकड़ता है, और मतलब इस तरह के काफ़ी जमात इस्लामी के बंदों को पकड़ता है। ठीक है, और सबको मिला के ना आज़ाद उम्मीदवारों को पकड़ के एक हुकूमत बनाते हैं, जिसे हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। कोalition गवर्नमेंट बनने की वजह से इमरान खान को सबसे बड़ा डर ही यही रहा था अपनी गवर्नमेंट के दौरान कि भाई अगर ये 2 से 3 बंदे भी मेरे निकल गए ना तो मेरी तो गवर्नमेंट खत्म है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया ही आया, और एट द एंड होता भी यही है। तो बहरहाल जो 2018 में इलेक्शन होते हैं उसके अंदर भी जो है ना वो कोalition गवर्नमेंट हमें बन के नजर आती है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी होती है ना
वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुत्तहिद होके जो है ना वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ी होती है। और जनाब फिर हम देखते हैं कि जो है ना तमाम अपोजिशन पार्टी जो है वो ये खड़ी होती हैं इमरान खान के खिलाफ। वो 2021 में जो पीपल्स पार्टी है वो एक लॉन्ग मार्च करती है, जिसके नतीजे में एक हमें नजर आती है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसे हम PDM कहते हैं। और PDM एक कोalition गवर्नमेंट थी। और 2021 के अंदर हम देखते हैं कि PDM हमारे सामने आती है और PDM जो होती है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का बिल पेश करती है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो उसे अपनी वो डिसमिस होती है। ठीक है, और डिसमिस होती है तो क्या होता है जनाब के PDM जो है वो ओहदा संभाल लेती है और दोबारा से जो है ना वो इलेक्शंस का ऐलान करने की बात की जाती है। बात ही की जाती है, अमल कोई नहीं किया जाता। और आज भी हम वो वक्त देख रहे हैं कि जनाब सिर्फ बातें ही बातें हैं। जो काकर साहब की गवर्नमेंट आ गई है एंड ही इज टेकिंग नो एक्शन, कि हमें कहीं नजर नहीं आ रहा इस वक्त जो है वो इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। सबको पता है इलेक्शंस नहीं होने वाले। यार छोड़ो यार, आप पता नहीं बार बार मुझे क्यों उस पॉइंट पे ले जाते हो। टॉपिक पे हो यार, छोड़ो। तो जनाब ये तमाम चीज़ों के बाद इमरान खान साहब जब बाहर आते हैं तो वो इसे एक रजीम ऑपरेशन और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का नाम देते हैं। और जिसके नतीजे में ये होता है कि वो प्रोविंशियल असम्बलीज में से भी और पार्लियामेंट के अंदर से भी हर जगह से जो है वो इस्तीफे दे देते हैं। और फिर ये होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन लेती है एंड नाउ ही इज़ इन द जेल अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल हम आते हैं कि जनाब कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके होने की सबसे बड़ी जो है ना वो टर्मोइल की रीज़न क्या है, फैक्टर क्या है। तो आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे आप फैक्टर ये जान के कि इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो है क्वेश्चनेबल इलेक्शंस। ठीक है जनाब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। प्री पोल रिगिंग होती है, वोट रिगिंग होती है, आफ्टर पोल रिगिंग होती है। यानी कि वोट पढ़ने से पहले ये डिसाइड हो जाता है, जब वोट पढ़ रहा होता है तब ये डिसाइड किया जा रहा होता है, और जब वोट गिन रहे होते हैं तब जो है वो ये चीज़ डिसाइड की जा रही होती है कि जनाब कौन सी गवर्नमेंट जो है ना वो जीती है। मतलब चीज़ें सिलेक्टेड होती हैं, चीज़ें इलेक्टेड नहीं होती हैं। अच्छे से पता जो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसकी ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इलेक्शंस जो है ना यहाँ पे ठीक नहीं होते हैं। उसके बाद एक सिविल मिलिट्री डिवीजन हमें नजर आता है और हमें आज से नजर नहीं आ रहा है, ये बहुत पुराना नजर आ रहा है। इसकी हम सबसे बड़ी एग्जांपल देते हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनके अंदर सिविल मिलिट्री रिफ्ट कहाँ नजर आया हमें। तो आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो है ना वो मेमो गेट स्कैंडल होता है। ठीक है, PMLN के दौर में ये मेमो गेट स्कैंडल क्या था आपको थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये उसामा बिन लादेन वाला जो ऑपरेशन था और हुसैन हक्कानी वाला ये वो वाला जो है ना वो स्कैंडल है। ठीक है, फिर PMLN के दौर में क्या होता है जनाब, पनामा स्कैंडल आ जाता है और बॉन्ड लीक्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो सिविल मिलिट्री रिफ्ट मजीद बढ़ता है। तहरीक इंसाफ के दौर में जनाब ISI की जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर जो है ना वो रिफ्ट बढ़ता है। तो ये तमाम चीज़ों के बाद हम देखते हैं कि सिविल मिलिट्री डिवीजन जो है ना जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वीक एंड रबर स्टैम्प पार्लियामेंट, और बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आप ये देखें, आप देखें जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो नैब है, FIA है, जुडिशरी है, मिलिट्री है, उन सबकी कोशिश यही है कि जनाब पार्लियामेंट शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग। क्यों? वो चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट को अपनी ही मर्जी से चलाएं। उसमें सिर्फ उनका कसूर नहीं है, इसमें पार्लियामेंटेरियंस का बहुत ज़्यादा कसूर है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि इसमें सिर्फ उनका कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कसूरवार है ना वो पार्लियामेंटेरियंस खुद हैं। क्यों जनाब? आप इसकी एग्जांपल लें कि जब पनामा केस आया था तो पनामा केस में गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन थी, PMLN गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन थी कि वो पार्लियामेंटेरी कमेटी बनाता और उसके ऊपर तहकीक करते। अब ये तो आइन के तहत उनके पास ऑप्शन थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि हमें जुडिशरी पे बहुत भरोसा है। उन्होंने जुडिशरी को इन्वॉल्व किया, जिसके नतीजे में फिर FIA भी इन्वॉल्व हुई, जिसके नतीजे में फिर नैब भी इन्वॉल्व हुआ, और जिसके नतीजे में फिर क्या होता है कि नवाज शरीफ को जो है ना वो अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक वीकनेस है पार्लियामेंट की। और दूसरी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जनाब कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात नहीं करते हैं, वो बाहर मिल के बात करते हैं। वो बाहर मिलेंगे और प्राइवेट मीटिंग्स करेंगे। जो पार्लियामेंट की मुल्क के अंदर जो डिस्कशन है वो बाहर की जाएगी। सबसे बड़ी नॉनसेंस इडियट हरकत है पार्लियामेंटेरियंस की, जो MNA और MPA करते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं। एंड लाइक शिट ऑन अस कि यार हम इन लोगों को चुनते हैं। कभी आप गौर करो कि आप लोग किन को चुन रहे हो, हम किन को चुन रहे हैं। इस बात पे हमें गौर करना चाहिए अल्लाह के बंदो कि हम किन लोगों को जो है वो किन लोगों के हाथ में अपना इक़्तिदार दिया हुआ है हमें। पर कम टू द पॉइंट। जी हम आगे देखते हैं, पार्लियामेंट इज डिवाइडेड, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो पॉलिटिकल क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस ये मिलके जो आपको पता है अच्छे से कि इन दोनों का जो एनालॉजी है ना वो एग और चिकन की है। आज हम बात करते हैं कि इसराइल का खात्मा हो जाए, फलस्तीनी में जिस तरह से वो बर्बरीत कर रहा है हम चाहते हैं कि उसका खात्मा हो जाए। लेकिन आप छोटी सी बात पे गौर करें यार, आप मेच्योर होकर सोचें इस बात को। आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ CSS, ठीक है, यू आर द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री। अब आपने सोचना है, अब आपने इमोशंस को जरा साइड पे रखना है और रैशनैलिटी को सामने लाके सोचना है। अब आप मुझे बताएं एक बात कि यूरोप, अमेरिका, ये तमाम जितनी भी कंट्रीज हैं, ये तमाम कंट्रीज किसको सपोर्ट करें? इसराइल को। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ इट्स साइंटिस्ट। ठीक है, दुनिया का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है सबसे ज्यादा वो कौन चला रहे हैं? यहूदी। ठीक है, अगर आपने दुश्मन को खत्म करना है
तो आपको उनके मुकाबले का होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। हमास ने जब हमला किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ये आने थे। इसराइल कहाँ और हमास कहाँ, आप देखें कि बहुत ह्यूज गैप है। तो भाई अगर आपने अपने दुश्मन के साथ मुकाबला करना है ना, तो सबसे पहले उसका हल ये है कि आप उसके मुकाबले पे आओ, ठीक है। कमज़ोर होकर आप उसे लड़ोगे तो हमेशा आप ही मार खाओगे। ये दुनिया का असूल है। पूरी तारीख आप उठा के देख लें, इसको जगह जगह पे आपको मसाले नजर आएंगे, ठीक है। तो हल यह होता है कि आप पहले अपने आप को स्टेबल करो। मुस्लिम कम्युनिटी इज डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड, उनमें यूनिटी नहीं है। तो इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलते हैं कि जब उनके अंदर यूनिटी नहीं है तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? मुसलमानों के पास है, लेकिन यूनिटी नहीं है। भाई मुसलमानों के पास पैसा हो के भी वो जीरो है। क्यों? कि सारा पैसा जो है वो सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज, ये कहाँ लगाते हैं? ये लगाते हैं जनाब कि हमने अपने रिलीजन जो है ना वो उसको बहुत ग्रो करना है। और रिलीजन को नहीं वो ग्रो करते, वो खास एक तबके को जो है ना वो नॉमिनेट करके सामने लेके आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ईरान अपने तबके को लेके आता है और जो सऊदी है वो अपने तबके को लेके आता है, और पैसा सारा इन फजूल कामों में ज़ाया हो जाता है बनिस्बत इसके कि ये तमाम पैसा जो है वो इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पे और साइंस के ऊपर लगाया जाए। और इकोनॉमी की जो मैदान है ना, इकोनॉमी का मैदान है, साइंस का मैदान है, उसमें खुद की तरक्की दी जाए और फिर यह जो हम मुकाबला कर सकते हैं। अगर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो चाहे उसके ऊपर बादशाहत है, चाहे उसके ऊपर डेमोक्रेसी है, व्हाटएवर इट इज, चाहे टोटलिटेरियनिज्म है, फाशिज्म है, नाजीज्म है, अगर उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो जनाब उसका फ्यूचर जीरो है। वहां पे अपने आप लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। ये दुनिया का असूल रहा है। तो हमने बताया जनाब कि व्हेन इकोनॉमिक क्राइसिस वर्सन पॉलिटिकल क्राइसिस, अपने आप जो है ना वो इम्पैक्ट होता है। ये आज जो है ना हम बात करते हैं आखिरी, वो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान में और अथॉरिटेरियन है। हाँ बिल्कुल अथॉरिटेरियन है भाई। हमें डायनेस्टिकल पॉलिटिकल लीडरशिप नजर आती है, हमें वन मैन शो नजर आता है। अब आप मुझे बताएं अपनी कॉमन सेंस के थ्रू यार कि यू आर द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी खूबी है बिलावल भुट्टो के अंदर कि वो जनाब वो अगली लीडरशिप संभाल रहा है पीपीपी की? क्या ऐसी खूबी है मरीम नवाज के अंदर या वो शहबाज जो उसका बेटा है उसके अंदर, हमजा शहबाज के अंदर, कि वो अगली पीएमएलएन की गद्दी लेने को फिर रहा है? ये क्या ऐसी खूबी है भाई? पीएमएलएन के एक मतलब अच्छे खासे लोग हैं वहाँ पे, समझदार लोग हैं, मेच्योर लोग हैं, जिनको सियासत में बहुत अरसा हो गया है, उनको क्यों नहीं सीट दी जा रही है? ठीक है। और पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत जो है ना वो काबिल लोग हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं सीट दी जा रही? क्यों ये जो है वो ये मतलब इसकी रीज़न क्या है जनाब के डायनेस्टिकल तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है डायनेस्टिकल लीडरशिप कि मैं हूँ, मैं आगे मेरा बेटा ही आगे। सबसे अच्छी बात मुझे जो है ना तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आती है और जमात इस्लामी के अंदर नज़र आती है कि ये जो दो जमातें हैं ना, इनके अंदर डायनेस्टिकल लीडरशिप नहीं है। जो काबिल है वही आगे आएगा। इमरान खान का कोई बेटा आगे नहीं आया। जो सराजुल हक साहब है उनका कोई बेटा आपको सियासत के अंदर नज़र नहीं आएगा जो सरगर्म हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसके बाद दूसरी रीजन है वो वन मैन शो है कि जो पार्टी का लीडर कह देगा वो बरहक होगा, पार्टी को वही मानना पड़ेगा। ये बहुत ही इलॉजिकल और इरेशनल बात है। ठीक है, जो इमरान खान साहब ने कह दिया जनाब वही होगा। आप हैरान रह जाएंगे यार। अब आपको अगर वो वक्त याद हो जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उसके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था। ठीक है, दूसरी बात कि आपको वो याद होगा पंजाब के अंदर उसने बुजदार को लगाया, अल्लाह माफी दे, बुजदार ने बड़ा गर कर दिया यार पंजाब का। मैं पंजाब के अंदर रहता हूं, मुझे पता, मतलब फजूल जो है ना उसने बेड़ागर कर दिया पंजाब का। ठीक है, और वो जो बात करते हैं ना उसने साउथ पंजाब में बहुत तरक्की थी, क्या तरक्की थी? उससे तरक्की थोड़ी ना कहोगे यार, वो तरक्की है। बहरहाल हर बंदे ने उसे बोला कि भाई बुजदार को उतार दे, उसने कहा नहीं ये तो पक्का रहेगा, फिक्स रहेगा। दूसरी बात आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी में जो सेक्रेटरीज होते हैं ना, जो ऊपर हाई लेवल के सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरीज का तबादला इतनी रैपिडली किया जा रहा था, इतना रैपिडली किया जा रहा था कि उन्हें ये नहीं होता था, उन्हें मतलब अभी वो घर बदल रहे हैं, अभी अपना सामान वो शिफ्ट नहीं करते थे कि उन्हें खबर आई थी जनाब का आपका तबादला जो है किसी और जगह हो गया और अब आप किसी और जगह चले जाएं। तो जनाब जब आप एक जगह पे एक बंदे को नहीं रहने दोगे तो कैसे पॉलिसी जो है ना वो वहाँ पे इंप्लीमेंट होगी? ये बहुत बड़ी रीज़न थी। ठीक है, तो वन मैन शो, ये वन मैन शो की एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि जो एक बंदे ने कह दी, जो ऊपर टॉप पे बंदा बैठा हुआ है और उसकी बात सारे मानेंगे। वाई ये डेमोक्रेसी है, वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी। तो हमने देखा कि अगर जो है वो स्ट्रॉन्ग इसकी मतलब इसका सोल्यूशन एक तरह का मैंने यहाँ पे बताया कि जनाब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज हों जिनके अंदर अल्टरनेटिव लीडरशिप अवेलेबल हो। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो पॉलिटिकल पार्टीज का कि एक गया, दूसरा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा आ गया। उसके बाद जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप हो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात को अहमियत दी जाए, उन लोगों की बातों को। तो उसके बाद जो है ये फिर जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है हमारे रिमूव होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा इम्प्लीकेशंस की तरफ। तो इम्प्लीकेशंस में आप ये देखिएगा
इम्प्लीकेशन इसकी क्या निकलती हैं कि डेमोक्रेसी सफर होती है इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, बिल्कुल होती है। इकोनॉमिक चैलेंज मजीद वर्सन होता है। आज अब बलोचिस्तान की बात करते हैं, BLA को देखें, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को देखें, ठीक है। कश्मीर में आप जाके देखें कि कश्मीर कितना डेवलप है, गिलगित कितना डेवलप है, बलोचिस्तान हमारा कितना डेवलप है। यार आप पढ़ रहे हैं, यकीनन आप बलोची भी होंगे, आप सिंधी भी होंगे, आप पंजाबी भी होंगे, आप गिलगित से भी ताल्लुक रखते होंगे, आप कश्मीर से भी ताल्लुक रखते होंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ही को पता है कि आपका जो सूबा है वो कितना तरक्की कर गया। सिर्फ लाहौर में डेवलपमेंट करना और कहना कि मैंने पूरे पंजाब में डेवलपमेंट कर दी, ये नहीं है। सिर्फ कराची के अंदर जो डेवलपमेंट करना और कहना मैंने पूरे सिंध को डेवलप कर दी, ये नहीं है। कश्मीर कितना डेवलप कर लिया आपने, कितनी एजुकेशन आज कश्मीरियों के पास, कितनी वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो नहीं आती है। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा जनाब, लोग हथियार उठाएंगे, उनके दरमियान जो है ना वो अग्रेशन बढ़ेगा, जिसके नतीजे में मजीद पॉलिटिकल डिवीजन आएगा, पॉलिटिकल रिफ्ट आएगी और मुल्क जो है ना उसको मुल्क की इकोनॉमी का नुकसान पहुंचेगा। और ये मैंने आपको बताया कि इनका जो ताल्लुक है वो एग चिकन एनालॉजी का है, मतलब एक को कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे को कुछ होगा। उसके बाद जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज होती है इसके नतीजे में। और BLA को देख लें, आज जो है वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज जो हथियार उठाए क्यों मिल रही है, वहां पे लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। पर आज हम आगे आते हैं सोशल मीडिया और मैसेज की तरफ। हमारा जो सोशल मीडिया है ना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं ये बात जो है वो बार बार कहता हूँ। अच्छा, आपको मैं पेपर की थोड़ी बात बता दूँ, आपने क्या करना है, जो मैंने इस तरह की चीज़ें बनाई है ना, ये जो डायग्राम मैंने हल्की सी बनाई है, इलस्ट्रेशंस बनाई हैं, ये आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। ये आपका जो है ना इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करती हैं। अच्छा, बहरहाल अब हम आते हैं, ये मैं बात कर रहा था कि मीडिया जो है ना वो इट सेल्फ पोलराइज है, ऑब्जेक्टिव मीडिया नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसके अंदर नहीं है। ये मीडिया का आप ये सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर नहीं, आप ये बात अपने ऐसे में लिखेंगे, आप ये बात पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिखेंगे, पार्ट 2 पेपर 2 के अंदर आप ये बात हर जगह लिखेंगे कि मीडिया का रोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, उस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला उसका रोल नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि जनाब जो पार्लियामेंट है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कि वो जो प्राइवेट में मिलते हैं वो ओनली टॉप लीडरशिप की विश कंसीडर की जाती है, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए, ठीक है। वो पार्लियामेंट के अंदर मिलें, पार्लियामेंट के अंदर मिलेंगे तो हमें भी पता लगेगा भाई जनाब कि वो क्या चीज़ें हो रही है वहाँ पे। उसके बाद जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है ना वो करवाए जाएँ, जो प्री पॉल रिगिंग है, वोट रिगिंग है, आफ्टर रिगिंग है, ये तमाम चीज़ों को स्टॉप किया जाए। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। ये मैंने उसकी एक हल्की सी बनाई है आउटलाइन, ठीक है। ये आउटलाइन है और इसमें मैंने मुशर्रफ के सारे इनको दौर को बता दिया। ये आउटलाइन बनाने का मकसद ये होता है जब आप क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद आपने इस तरह एक पेज पे आपने आउटलाइन बना लेनी है। अब आउटलाइन बनाने का ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पूरा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं होगा, आप सिर्फ ये आउटलाइन ही पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो है ना वो क्वेश्चन याद आ जाएगा। जब आपके पास पेपर में रिवीजन में एक घंटा ही होता है, 1-2 घंटे होता है, ठीक है। और आपने ये जो 2 कोट्स है ना यहाँ पे लाजमी ऐड करने। एक मैंने लिया है व्हाई नेशंस फेल के अंदर से, और जनाब व्हाई नेशंस फेल के अंदर जो है ना वो जेम्स रॉबिन्सन कहते हैं कि द रिच कंट्रीज ऑफ टुडे आर दोज दैट एम्बार्क्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पुअर्स आर दोज दैट डिड नॉट। अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो आपकी कंट्री कभी भी ग्रो नहीं करेगा। और पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस में जो है ना डॉक्टर इशरत हुसैन वो ये बात करते हैं कि जनाब की क्रॉनिक political instability and frequent change in political regime has affected the economic governance in Pakistan, ठीक है। तो जनाब ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और अगले इंशाल्लाह टॉपिक पे आएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया वीडियो के अंत तक देखने का। थैंक यू सो मच।